हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों, जनरल साइंस का आज हम 20 क्वेश्चंस वीडियो में करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 5 वीडियोस दे चुका हूँ कंटिन्यू, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताया है। यदि वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल के देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 20 आपको कितने मार्क्स आज गेन हुए, आज के क्लास में कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लाइकेन पूछा गया है, लाइकेन पौधे के बारे में किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं। तो लाइकेन ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, कवक और शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं लाइकेन। लाइकेन एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सहजीवी जीव है। ठीक है, सहजीवी जीव है जो कवक और शैवाल के परस्पर आपस में संबंध बनाने से ये लाइकेन बनता है। ठीक है, इसमें कवक जो होता है ध्यान रखिएगा, ये कवक जो है ये शैवाल को क्या करता है, ये संरचना प्रदान करता है। ठीक है, उसके रहने के लिए। और जबकि शैवाल क्या करता है, शैवाल कवक के लिए भोजन प्रबंध करता है। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों के बीच संबंध बना रहता है। शैवाल क्या है कि अपने ये प्रोटीन संश्लेषण इसमें होता है, जिसके कारण ये भोजन बनाता है और कवक को देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये संबंध बना रहता है और ये लाइकेन नाम का ये सहजीवी जीव आपका बनता है। क्लियर है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, लाइकेन का खोज किसने किया था, तो तुलासने। ठीक है, नाम ध्यान में रखना है इनका, तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। क्लियर है। और लाइकेन पूछा जाता है किस प्रकार की वनस्पति है, तो आपको ध्यान रखना है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्कैबीज का कारण है। खुजली का रोग स्कैबीज का कारण पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको जो ट्रिक्स बताया था, ठीक है, खुजली किसके कारण होती है, खाज खुजली का कारण क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कवक के कारण होने वाला ये रोग है। ठीक है, खाज खुजली दमा ये आपका ये किसके कारण गंजापन होता है, कवक के कारण होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, खुजली का रोग जो है स्कैबीज का कारण क्या है, तो आपका कवक है। ठीक है, कवक के कारण होने वाला यह रोग है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं जो दोस्तों आपका प्रोटोजोआ दिया हुआ है। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग भी आपको मालूम होने चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट में आता है पेचिस हो गया, पेचिस के अलावा मलेरिया हो गया। ठीक है, टाइफाइड जो होता है, मलेरिया के अलावा टाइफाइड, ये सब रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लियर है। वायरस के कारण भी होता है, पोलियो हो गया आपका, चेचक हो गया। ठीक है, ट्रैकोमा आपका हो गया। तो ये सब रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण। तो 2-3 रोग आपको इनमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं। क्लियर है, पूछा गया है वृक्षों की छालों पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्टिकोलस कहा जाता है वृक्ष को छालों पर उगने वाले कवकों को। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध से के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध से दही जमने का कारण पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराया आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लैक्टोबैलिसस। लैक्टोबैलिसस एक बैक्टीरिया है, क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया है लैक्टोबैलिसस, जिसके कारण दूध से दही जमता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ध्यान में रखिए दोस्तों, दूध जो है, दूध से दही का जमना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा किंड 1, आपको राइट कर देना है तुरंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का जमना कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ बनते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, यानी आज का 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 100 से पहले वाले क्वेश्चन मैं आपको करा चुका 5 वीडियो में 2020, इसलिए परेशान ना होइएगा क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का
शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ठीक है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, यह सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थों का शीतीकरण जो प्रक्रिया है, इसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 यानी 6 नंबर क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाली, दोस्तों इसकी ट्रिक्स भी, ठीक है, मैंने आपको जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनके कारण जो होने वाले रोग हैं, वायरस, तो इनका ट्रिक मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराई है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस ये क्लियर रख सकते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग दोस्तों आपका कुष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों जो आपके अन्य ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पोलियो और खसरा, आपको याद होगा ट्रिक्स, तो पोलियो और खसरा जो ये रोग होता है, ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? वायरस के कारण फैलने वाले रोग हैं। जबकि यही बात करें दाद की, तो दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब मैंने बताया था किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। कुष्ठ तो मैंने अभी बताई है, जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 यानी 7 नंबर क्वेश्चन आज का। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फली, बीन्स। बीन्स जो है दोस्तों, यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए ये सहायक फसल है। ठीक है दोस्तों, फसलों की बात हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के अंदर बनता है। रबी की फसल कौन कौन सी हैं, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? ठीक है, इनमें आपको ऑड आउट करने के लिए दे देता है कि भिन्न कौन सा इसमें से। 3 खरीफ की दे दिया, 1 रबी की फसल अलग करने का, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ अगर देखेंगे चावल, मूंगफली, मक्का, ठीक है, इसी में जोड़ लीजिए ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब तुअर, ये सब जितने भी हैं फसलें, ये सब किस में जाते हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? वहीं बात करें रबी की, तो आपका इसमें गेहूँ आ जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट गेहूँ, सरसों, ठीक है, ये सब किस में जाते हैं? रबी की फसल में आते हैं। क्लियर है? मटर हो गया, इसमें मटर भी ऐड कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 यानी 8वां नंबर क्वेश्चन। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा आपका जो है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, खाद्य पदार्थों की विषाक्तता होती है। क्लियर है? वायरस, रोगाणुजनक के कारण, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होते हैं, या कहें कच्चे खाद्य पदार्थों से पूरी तरह पक नहीं पाता, तो उनसे भी भोजन में जो है विषाक्तता उत्पन्न होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 यानी आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक की बात हुई है, ठीक है, न्यूक्लियस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में एक्चुअल जो न्यूक्लियस होता है उसकी कमी होती है। क्लियर है? अनुपस्थित होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी आपका कवक हो गया, शैवाल, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। दोस्तों बात हुई है केंद्रक की, न्यूक्लियस की, तो इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। ठीक है, तो सन भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की, जीवाणु शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक आपको ध्यान में रखना है। ओके, यही बात करें इवानोव्स्की के बारे में दोस्तों, ठीक है, इवानोव्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किसकी खोज की? तो वायरस की खोज की किसने? इवानोव्स्की ने। क्लियर है? ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए। लुई पास्चर के बारे में एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखिए दोस्तों, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की, रेबीज के टीके की खोज की, और ये तीर मारा इन्होंने, इसलिए क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 111 यानी 11वां नंबर क्वेश्चन आज का। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होना चाहिए? ठीक है, ब्लड का होना चाहिए अप्रॉक्स में कितना लीटर होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर रक्त होना ही चाहिए। स्वस्थ मनुष्य की बात हुई है, क्लियर है दोस्तों। रक्त की बात हुई है तो रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन एक ध्यान रखिए, रक्त का पीएच मान पूछता है तो 7.4। ठीक है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 यानी 12वां नंबर क्वेश्चन। हृदय कितने कक्षाओं से मिलकर बना होता है? मानव हृदय की यहाँ बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये मानव हृदय की बात हो रही है। तो मानव हृदय 4 कोष्ठी वाला होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 कक्षों में बटा रहता है। ठीक है, जिसमें 2 धमनी होता है, 2 धमनी और 2 नीलय। ठीक है, 2-2 कक्ष होते हैं। ये रक्त परिसंचरण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, 4 कक्षों में बांटने का रीज़न क्या है? तो हमेशा आपको ध्यान में होना चाहिए कि देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड में एक होता है प्लस O2 यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो, दूसरा होता है बिना ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो। ठीक है, बिना ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो तो 2 प्रकार के ब्लड है, इनको अलग अलग रखने के लिए, ठीक है, और परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण जो ट्रांसमिशन होता है उसमें मदद करने के लिए ये 4 कक्षों में डिवाइड रहता है, क्लियर है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों, 3 हृदय वाला कौन होता है? हृदय के 3 कक्षों में जो बटा रहता है वो कौन होता है? मेंढक। ठीक है, 2 वाला पूछ ले, 2 कक्षों में प्रकोष्ठी होता है, जो मतलब 2 कक्षों में हृदय बटा रहे वो होता है मछली, क्लियर है। वहीं बात करें कॉकरोच की, ठीक है, ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो बने हैं वो मैं बता रहा हूँ। कॉकरोच का 12 कक्षों में डिवाइड रहता है। ठीक है, 3 कक्ष वाला मेढक हो गया, 2 कक्ष वाला मछली, 4 कक्ष वाला मनुष्य मानव हो गया। ठीक है, और कॉकरोच 12 वाला, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 113 यानी आज का 13 नंबर क्वेश्चन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि कहने का कारण क्या है कि यहाँ से जो है जितने भी, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, पहले एक ध्यान में रखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्लियर है। तो यहाँ से जितने भी अन्य ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा जो हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन का जो स्त्रावन होता है यानी निकलना, तो उनका निकलना और उनको नियंत्रित करना है। ठीक है, सभी काम इसके द्वारा यानी मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित, कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्लियर है दोस्तों। इसमें बात करें थायराइड ग्रंथि जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। इसमें बात करें थायराइड ग्रंथि के बारे में, तो थायराइड जो ग्रंथि है ना, ये आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान में रखिएगा। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यह सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ ध्यान में रखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन इससे निकलता है, हार्मोन भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? चलिए ये क्वेश्चन बन ही गया थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अभी हमने आपको बताया। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये गले में पाई जाती है, ठीक है, गले वाले पोर्शन में आपका पाई जाती है, गले के आधार में। और किस आकार में रहती है, इसका आकार पूछा जाता है। तो इसका आकार जो होता है ये तितली के आकार में होती है। तितली के आकार में कौन सी ग्रंथि होती है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि शरीर किस भाग में? गले वाले पोर्शन में होती है, ऐसा एक भाग यह दाएं, एक भाग बाएं, क्लियर है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे वाले में छूट गया, मास्टर ग्रंथि जो अभी हमने पढ़ा ना, कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। इसका आकार ये मटर के आकार की होती है, मटर के दाने के आकार की होती है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम कहा थे दोस्तों थायराइड ग्रंथि के बारे में। चलिए और इम्पोर्टेंट यहाँ ध्यान रखते हैं, थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, ये 30 से 40 ग्राम है ना, 30 से 40 ग्राम लगभग होता है गले के पास। और इसमें जो है 80% आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन।
80% आयोडीन होता है। तब अब क्या होता है शरीर में, जब भी आयोडीन की कमी होती है, नमक की कमी होती है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना, नमक की जब कमी होती है तो क्या होता है, आयोडीन की मात्रा जब कम हो गई शरीर में तो थायराइड ग्रंथि में भी आयोडीन नहीं मिलेगा, 80% जितना चाहिए नहीं होता, तो क्या होता है इनमें सूजन आने लगता है, सूजन आने लगता है, और सूजन के कारण ये गला के पास फूलने लगता है। तो कभी देखे होंगे गला के पास सूजा हुआ रहे ज़्यादा तो थायराइड ग्रंथि में सूजन होता है, माना जाता है आयोडीन की कमी हुई है उसको। क्लियर है? तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 115, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? लीजिए क्वेश्चन बना है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आयोडीन की कमी से जो मैंने बताया थायराइड ग्रंथि में जो आपका आयोडीन होता है 80%, वो नहीं हो पाता शरीर में, चूँकि हार्मोन आयोडीन की कमी है, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है सूजन, और सूजन को ही हम घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है, गले के पास होता है। इसमें बात करें खसरा रोग, ठीक है, खसरा रोग की बात हुई है तो खसरा से ध्यान में रखिए, खसरा रोग जो होता है ना दोस्तों, यह होता है आपका पैरामाइक्सो वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस, ध्यान में रखिए, पैरामाइक्सो वायरस के कारण होता है क्या? खसरा रोग होता है, ठीक है। खसरा रोग जनरली आप समझ, किसी व्यक्ति को मान लीजिए नाक आपका बह रहा, मुंह बह रहा है उसका, और वो संक्रमित है, तो उसके सानिध्य में रहने पर, उसके संपर्क में रहने पर ये संक्रमण हो सकता है, ठीक है। तो खसरा रोग ये वायरस के कारण होता है, पैरामाइक्सो वायरस के कारण। पीलिया जो होता है, पीलिया होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए और सी के कारण आपका होता है पीलिया रोग। क्लियर है? तो शरीर में जब भी बिलीरुबिन ये एक पदार्थ है, जब रक्त में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है ना, जब पीलिया रोग मान लीजिए जिसको है, तो बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होगी रक्त में, और रक्त में जब अधिक हो जाएगा तो शरीर पीला दिखने लगता है, क्योंकि ये पीले रंग का होता है, ठीक है, इसलिए शरीर पीला दिखता है। तो बिलीरुबिन, ये नाम ध्यान में रखिएगा, बिलीरुबिन। क्लियर है? रेबीज के रोग की बात करें तो रेबीज का रोग होता है संक्रमित आपका कोई भी पागल जानवर काटने से, पागल जानवर के काटने से, पशुओं के काटने से आपका रेबीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? लड़ो और उड़ो, तो लड़ो और उड़ो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। क्लियर है? लड़ो और उड़ो हार्मोन। बात करें दोस्तों इसका स्रावण कहाँ से होता है, तो अधिवृक्क की जो आपका मेडुला के साथ साथ, ठीक है, मेडुला के साथ साथ आपका ये केंद्रीय जो तंत्रिका होता है ना कोशिका, उसके न्यूरॉन्स से कहाँ, तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन से ये स्रावित होता है, ठीक है। बात करें दोस्तों एड्रेनलिन की हार्मोन की जब कमी होती है तो कौन सा कह सकते हैं रोग होता है, क्या होता है, प्रभाव पड़ता है शरीर में? तो ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड में आप बात करें शर्करा जो बढ़ता है, ब्लड में शर्करा ये अनियंत्रित हो जाता है फिर जब इसकी हार्मोन कमी हो जाती है। और ये एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ही रेयर केस, बहुत ही जब आपात पड़ जाता है ना, आपात की स्थिति में ये हार्मोन निकलता है, ठीक है, आपात की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो बर्ड फ्लू होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए H5N1, ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। कैसा? फ्लुएंजा वायरस होता है H5N1, इसके कारण बर्ड फ्लू होता है। यहीं बात करो दोस्तों H1N1 के कारण ना, तो ये स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। एक समय ये सब रोग आप सुने होंगे, ये सब वायरस फैले हुए थे, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू का कारण क्या है, कौन सा वायरस है? H1N1 और H5N1 बर्ड फ्लू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायमिन। अब जो थायमिन है ना, अब यहाँ विटामिन देखिए पूछा, लेकिन थायमिन ये जो दिया है रासायनिक नाम है विटामिन का, और ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है, B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। क्लियर है? यही बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है।
स्कर्वी रोग। और रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी के कारण। क्लियर है। यही बात करें दोस्तों बांझपन, तो बांझपन होता है आपका विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन होता है। और विटामिन ई की बात करें, नपुंसकता जिसको बोलते हैं, बांझपन को समझ सकते हैं। वहीं मसूड़ों में खून का आना माना जाता है ये विटामिन सी की कमी के कारण। तो मसूड़ों में खून का आना विटामिन सी की कमी के कारण इसलिए कहा जाता है खट्टे पदार्थों का सेवन करने को, जिसके मसूड़ों से खून आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस से दोस्तों ध्यान में रखिएगा, निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, दोनों में अंतर है। निकट दृष्टि दोष जो व्यक्ति होगा उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, और जो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है, उसको पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ये रोग में डिफरेंस है। और दोनों का ये ध्यान रखिए, इनके निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों दोष के बारे में, कौन सा लेंस यूज करते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है शरीर में। क्लियर है। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन थे। आपको आउट ऑफ 20 आज से कितने क्वेश्चन अभी बन रहे थे, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।